नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोक कथा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक और सुंदर पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। तो इस कथा को आप आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कथा बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। राजा और चारों रानियों को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता था कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूक जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस ओझा से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। यह विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर ओझा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य ओझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। तभी ओझा ने कहा, राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र सूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। तब राजा ने कहा, किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं। तभी उस ओझा ने कहा, आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा युवती मिलेगी। आप उससे विवाह कीजिएगा। वही बैगा युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। राजा ने ओझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने की स्वर सुनाई दिया। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पता करो कि ये कौन रो रहा है। सिपाही ढूंढने में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। तभी राजा ने उस युवती से एक सवाल किया कि तुम कौन हो, यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो। तभी उस बैगा युवती ने कहा, मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वह युवती पुनः रोने लगी। राजा ने युवती से पूछा, क्या तुम बैगा हो? जी हाँ, किंतु आपने ये कैसे जाना? युवती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तुम इतनी सुंदर हो। इतनी सुंदर तो कोई बैगा युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं। यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा ने उस युवती से कहा। राजा समझ गया था कि ये वही युवती है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती, हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहस्र स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने बैगा युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वह युवती बैगा रानी कहलाने लगी। बैगा रानी के आने से शेष चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे बैगा रानी से चिढ़ने लगी। जब रानियों को पता चला कि बैगा रानी गर्भवती है तो वे सभी चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि यदि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया तो उन सब की अपेक्षा बैगा रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को बैगा रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि ओझा का कथन अक्षरतः सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चारों रानियों ने तय किया कि बैगा रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देगी कि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियां बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब
इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो। और राजा को अपनी पहली पत्नी की बात भी उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थी कि बैगा रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में ना रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची। बहन, हम चाहते हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी। दूसरी रानी ने बैगा रानी से कहा। बैगा रानी थी भोली और फिर भला कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी संतान का भला न चाहेगी। बैगा रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गए। जैसे ही बैगा रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने बैगा रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दिया कि वह उसे ले जाकर वन में कहीं छोड़ दे। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और बिलाप करने लगी कि बैगा रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलवा लिया गया। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर को देखा तो वह आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि ओझा ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है, अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने बैगा रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। बैगा रानी के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए वह क्या कर सकती थी। उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चल गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें यह घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? राजा ने पूछा। बैगा रानी के शव के बदले मैं अपनी दासी का शव रख दूंगी, चौथी रानी ने कहा। चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थी ताकि वास्तविक बात किसी को भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। बैगा रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उधर जब दासी बैगा रानी के पुत्र को वन में छोड़कर जा रही थी तो उसका यह दृश्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने बैगा रानी के पुत्र को अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर गुफा में ले गई और गुफा में ले जाकर अपने छोटे शावकों से कहा, लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूँ। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में बैगा राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। शेरनी भी अपने शावकों के साथ बैगा राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बैगा राजकुमार और शावक बड़े हो गए। बैगा राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन बैगा राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूंगा। शेरनी बैगा राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण बैगा राजकुमार को दे दिया और उस दिन से बैगा राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया
कि यदि यह धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने बैगा राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब बैगा राजकुमार थककर सुस्ताने बैठ गया और उसे झपकी लग गई तो सिपाही ने चुपके से उसका धनुष बाण अपनी पीठ पर लादा और भाग खड़ा हुआ। जब बैगा राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वह दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा। राजा ने इस सिपाही से पूछा। नहीं महाराज, वह तो एक सुकोमल युवक था। सिपाही के मुख से असली बात निकल गई। यह सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वह उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे यह जिज्ञासा हुई कि वह युवक कौन है, देखने में कैसा है, जिसका यह धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि यह धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वह युवक इसे लेने आएगा तो उसे वे भी देख लेंगे। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है, जिसका भी हो वह आकर उसे ले जा सकता है, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। यह समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष बाण वापस लाने को उत्साहित हो उठे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है, बैगा राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद बैगा राजकुमार राजा से मिलने अकेला ही चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लग गई। बैगा राजकुमार महल के पास स्थित पोखर में पानी पीने को रुक गया। जिस समय वह पानी पी रहा था उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। उन्हें बैगा राजकुमार दिखाई दे गया। चारों रानियों को बैगा राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे बैगा राजकुमार का उपहास करने लगे। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है। एक रानी ने बैगा राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे तो यह पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। दूसरी रानी ने हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली। इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए। चौथी रानी ने खिलखिलाती हुई बोली। रानियों के ताने सुनकर बैगा राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूँ, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूँ जिन्होंने अपनी पांचवी रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर बैगा राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी यह बात सुनकर चारों रानियां दंग रह गई। हमने तो यह बात सबसे छिपाई थी, राजा जी को भी नहीं बताया था। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो यह भेद जानती थी। फिर इस युवक को कैसे यह भेद मालूम है? पहले रानी ने चिंतित होकर बोली। हाँ, यह तो बड़े संकट का विषय है। हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरी रानी ने कहा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वह युवक धनुष बाण लेने आया है। रानियों ने यह सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वह युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या ना चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा ताकि रानियों का भेद वह किसी और को ना बता सके। बैगा राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिया जहां बैगा राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही बैगा राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए वैसे ही वे दोनों उसे मार डाले। रानियां बैगा राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। युवक, धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे, अपितु ढेर सारा इनाम भी देंगे। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा। महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर
यह बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय दीजिएगा, बैगा राजकुमार ने कहा। न्याय? यह कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? राजा ने चकित होकर कहा। पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा, बैगा राजकुमार ने कहा, और धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो बैगा राजकुमार को मारने वाला था। यह दृश्य देखकर चारों रानियां डर गई, जबकि राजा बैगा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा। मांगो युवक, जो भी मांगना चाहते हो वह मांगो, राजा ने राजकुमार से कहा। महाराज, मुझे अपनी मां के लिए न्याय चाहिए, बैगा राजकुमार ने कहा। न्याय अवश्य मिलेगा युवक, तुम्हारी मां कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसे वीर संतान को जन्म दिया, राजा ने कहा। महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे यह कह दिया कि मेरी मां ने एक पत्थर को जन्म दिया है। क्या? राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गई कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता है। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गए और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थर-थर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की करतूत के बारे में सुना तो वह अवाक रह गया। इन चारों रानियों के सिर मुंडाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मुंडकर उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी 5वीं रानी अर्थात बैगा राजकुमार की मां की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई जहां वह झोपड़ी बनाकर रह रही थी। पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया, इसलिए एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ, राजा ने बैगा राजकुमार को अपनी राज सिंहासन सौंपते हुए कहा। इस प्रकार बैगा राजकुमार बैगा राजा बन गया। एक दिन राजा ने बैगा राजा से पूछा कि यह सच्चाई उसे कैसे पता चली थी। इस पर बैगा राजा ने बताया कि यह बात उसे उसकी शेरनी मां ने बताई थी, किंतु यह भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं, जिससे आपको विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। बैगा राजा ने भी अपनी शेरनी मां और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने की मनाही कर दी जहां वे लोग रहते थे। इसके बाद बैगा राजा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। दोस्तों, आपको इस कहानी में किसका चरित्र अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सुंदर कथा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।